भगवान गणेश जी का जो मंत्र मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप सबको भी याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो उसे कर लेना, क्योंकि जो मंत्र जो मैं बोलता हूँ वो बड़ा सुंदर है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजाननम, जिनके गज का आनंद माने सिर लगा हुआ, गजाननम भूत गणादिसेवितम, ऐसे। और गण आदि से सेवित हो, आप बाकी गण की सेवा करते हैं। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, अमरूद फल लिए हुए हैं, चारु माने लड्डू का भक्षण कर रहे हैं। उमासुतम, भगवान पार्वती जी के पुत्र हैं। शोक विनाशकार, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले ऐसे गणपति जी को वंदना करते हुए कि हमारी जो शिक्षा है वो उसमें विघ्न ना आए और आगे निरंतर चलती रहे। आज की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। जैसा कि प्रवीण वन आप पढ़ते आए हैं, प्रवीण वन में जो आपने पढ़ा है उसे आपको भूलना नहीं, क्योंकि प्रवीण वन को यदि भूल जाएंगे तो प्रवीण टू आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रवीण वन आपको याद रखना ही पड़ेगा। प्रवीण वन में आपने क्या पढ़ा है ये तो आप सबको मालूम होगा। प्रवीण वन में हमने पढ़े हैं भाव, भावेश, कारक, राशि, ग्रह, ये सब पढ़ा है। तो क्या इन सब का क्या करना है, इन सबको हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है और क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर आपको वो याद रहेंगे तो आगे आने वाले फलादेश के सिद्धांत या गोचर के सिद्धांत या मुहूर्त या ताजीक जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हमें समझ में आएगा। और अगर हम पिछले वाले को याद नहीं रखेंगे तो हमें आगे जो हम बोलते जाएंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहना यही रहेगा आज कि आप सबको वो सब याद रखना है। सबसे पहले आपने जो पढ़ा है उस सबका स्मरण करिए और आज की कक्षा में प्रवेश करेंगे। आज की कक्षा है। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। हमने जो भी कर्म किए हैं उनको हमें भोगना अवश्य पड़ेगा, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वह अशुभ कर्म हो, सभी कर्म भोगे जाने हैं। और इसीलिए उन सभी को हमें जानना होगा। भगवान कृष्ण ने इस बात का आदिष्ट किया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुंक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। कभी हम अच्छे कर्म कर जाते हैं, कभी हम बुरे कर्म कर जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमारे कर्म क्षरण हो जाएंगे। नहीं, जब तक हम उन्हें भोग नहीं लेते तब तक उनका क्षरण नहीं होगा। हमें उनको भोगना ही पड़ेगा। तो उनको भोगने के लिए क्या, जो हमें सिद्धांत बताए गए हैं, मैंने पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे एक बात बताई थी कि पराशर शास्त्र में
भगवान के 24 अवतारों में से 10 अवतार ग्रहों के रूप में हुए और उनमें से भी 4 अवतार परमात्मंश मतलब पूर्ण परमात्मंश के रूप में हुए, सूर्य चंद्र मंगल राहु। बाकी जो है जीवांश हुए, बुध गुरु शुक्र शनि केतु। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारे कर्म फल हैं उनको भोगवाने के लिए भी भगवान विष्णु किसी ना किसी ग्रह के माध्यम से हमारे ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हुए हमारे जीवन को चलाते हैं। और कभी सूर्य की दशा है, कभी चंद्र की दशा है, कभी मंगल की दशा है, सूर्य यहाँ है, चंद्र यहाँ है, मंगल यहाँ है, राहु को तो बहुत खराब मानते, जबकि राहु पूर्ण परमात्मा से। तो इस सब को जानने के लिए कि देवताओं के माध्यम से ग्रहों के द्वारा हमारे जीवन में क्या फलित होने जा रहा है, उस फलित की गहराई को जानने के लिए हमारा पहला पेपर है जन्मपत्री का सूक्ष्म चित्रण, जिसको हम प्रवीण 2 में इस बार पढ़ेंगे। यानी जन्मपत्री की गहराई को कैसे समझा जाए, कौन सा ग्रह क्या हमारे को फल देगा, उसका उस भाव में क्या हमको फल मिलने वाला है, ये सब जानने के लिए हम इसमें जन्मपत्री के सूक्ष्म चित्रण को देखेंगे। बाकी लोग माइक बंद कर ले प्लीज। और इसके साथ दूसरा पेपर होगा हमारा दशा गोचर, क्योंकि जन्मपत्री के सूक्ष्म चित्रण में आपको योग मिलेगा, भाव भावेश कारक के द्वारा आपको उस भाव की पुष्टि होगी, उस भाव में फल मिलने वाला है, मिलेगा, ये बात निश्चय होगी। लेकिन वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए हमारा दूसरा पेपर, इसका ही पार्ट 2 वो होगा हमारे लिए दशा गोचर। जन्मपत्री का सूक्ष्म चित्रण जो है वो मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। मेरे साथ और भी कोई सहायक टीचर होंगे जिनका नाम बता देंगे समय रहते। और दशा गोचर के लिए हमारे साथ रहेगी श्रीमती अलका धवन, जो आपको दशा गोचर में अध्ययन कराएंगी। और अब पूरा विवरण आपका जीवन भर का आप जन्मपत्री के माध्यम से जानते हैं, दशा गोचर के माध्यम से जानते हैं, लेकिन हमें एक वार्षिक फल की भी जरूरत होती है कि इस वर्ष हमारे साथ क्या होगा, और वो होगा ताजिक शास्त्रम। तो ताजिक शास्त्रम आपको, यानी आप ताजिक शास्त्र माने 1 साल का जन्मपत्री, उसके अंदर किस प्रकार से आप उसे बनाएंगे, किस प्रकार से उसे देखेंगे, किस प्रकार से उसे प्रस्तुत करेंगे फलादेश के संबंध में, यानी कि मुख्य जन्मपत्री में उसको कैसे तालमेल बिठाएंगे, ये पढ़ाएंगे आपको हमारे श्री के चतुर्वेदी सर। और अब जीवन में होने वाली घटनाएं, इवेंट, और आपने दशा गोचर के द्वारा इवेंट को निकाल भी लिया, और ये इस वर्ष होगा ये भी आपने निकाल लिया। तो जब इस वर्ष यदि विवाह होगा, या इस वर्ष विवाह, इस वर्ष घर बनेगा, या इस वर्ष आप कोई काम करेंगे, तो उस काम को करने के लिए आपको एक अच्छे मुहूर्त की जरूरत होगी, और उस मुहूर्त के लिए हम पढ़ेंगे मुहूर्त शास्त्र। मुहूर्त शास्त्र बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई आप जब किसी की कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली मिलाने के बाद क्या कहते हैं, अब बताओ भाई शादी का मुहूर्त कब है, रिंग सेरेमनी का मुहूर्त कब है, शादी है, बाल बच्चा हो गया तो इसका आगे चलुआ का मुहूर्त कब है। तो बहुत सारी चीजें मुहूर्त शास्त्र के अंतर्गत मुहूर्त चिंतामणि मुहूर्त के द्वारा हम पढ़ेंगे, और वो थोड़ा सा तारीख शास्त्र के बारे में 5 मिनट के लिए आपके साथ संवाद करेंगे ठीक है चतुर्वेदी जी। और उसके बाद आपके साथ आज गोचर की चर्चा होगी, जिसमें अलका जी आपके साथ। तो के चतुर्वेदी साहब, थोड़ा आप उनको परिचयात्मक ताजिक के बारे में बता दीजिए, और उसके बाद दशा गोचर में अलका जी को बुलाएंगे। जय गणपति जी। जय गणपति। देखिए, जैसा भी आपको गुरुजी ने बताया कि आपके इन P2 के पेपर में एक पेपर है ताजिक शास्त्र। इसका नाम जरूर कुछ सुनने में आपको उर्दू जैसा लग रहा है, तो वास्तव में नाम उर्दू है, लेकिन ये इसमें जो भी भाषा यूज़ की गई है वो तजाकिस्तान की भाषा यूज़ की गई है।
क्योंकि इसका उद्गम जो है तजाकिस्तान से ही हुआ था, और बाद में ये शास्त्र हमारे यहाँ ताजिक नीलकंठी जो महाराज थे उन्होंने इसका संस्कृत में अनुवाद हुआ, और ये ताजिक नीलकंठी के नाम से हमारे यहाँ पर ये चलता रहा। तो ताजिक शास्त्र बेसिकली एक ऐसा शास्त्र है जो इसके पैरेलल चलता है, समांतर चलता है। जैसे हम जब वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं तो जैसा आपने देखा होगा वैदिक शास्त्र में आपने कुंडली बनाना सीखा, इसके बाद दशाएं निकालना सीखी, योग देखे। ठीक इसी प्रकार से इस शास्त्र में भी हम कुंडली बनाना, पूरी प्रोसेस वही रहेगी जो आपने P1 में सीखी है। केवल अंतर इतना आएगा कि थोड़ा सा शुरू की 10 मिनट की प्रोसेस कहना चाहिए, वो प्रोसेस ऐसी है जिसमें हम वर्षफल के लिए नए दिनांक, नया जन्म, नए तारीख और नया समय निकालते हैं। वो निकलता है अपनी जो बेस कुंडली है उसके आधार पर ही। तो उसको कैसे निकालेंगे उसकी एक प्रोसेस है। जब वो निकल आएगा उसके बाद फिर कुंडली बनाने की प्रोसेस आपकी उसी पटरी पर आ जाएगी जैसे आपने P1 में करी है। तो वहाँ से वो कुंडली बनाकर वर्ष कुंडली बन जाएगी। वर्ष कुंडली जब बन जाती है तब इसमें जैसे आपने वहाँ पर षटबल पढ़े हैं, ऐसे ही ताजिक में पंचवर्गीय बल है। तो हम यहाँ पर 5 प्रकार के बल पढ़ेंगे। पांचों प्रकार के बल पढ़ने के बाद फिर पांचों बलों का उपयोग वर्षेश निकालने में होता है। जिस तरह से जिसे हम वर्षेश यानी कि वर्ष का राजा, जिस वर्ष की कुंडली बना रहे हैं उस कुंडली में सबसे प्रमुख ग्रह कौन सा है जो हमें साल भर फल देगा। तो वर्षेश कैसे निकाला जाएगा उसकी प्रोसेस। इसके बाद हम इसमें योग पढ़ेंगे। जैसे आपने पाराशरी में योग पढ़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट योग हैं। यहाँ 16 प्रकार के योग हैं, और उन योगों को, वो भी सारे योगों के नाम भी, क्योंकि जब ताजिक नीलकंठी ने इसका अनुवाद हुआ तो इन्होंने इसके नाम या इसकी जो मूल भाषा थी उसको नहीं छेड़ा गया। मतलब मूल भाषा वैसी ही रही जो कि इसकी अरबी भाषा में जो उसके वर्ड हैं। जैसे मान लीजिए इत्शाल योग है, इशराफ है, कंबुल है, दुफालिकुत है, दुथोतदवीर है। तो जो नाम हम सुन रहे हैं, जो योगों के नाम हैं, वो नाम वैसे के वैसी उसी भाषा में है। तो इस प्रकार जो 16 प्रकार के योग जो वर्ष कुंडली में किस तरह से योग काम करते हैं, ये योगों का महत्व आगे चल के प्रश्न कुंडली में ही बहुत आता है। तो ये योग पढ़ेंगे हम, और फिर दशाएं पढ़ेंगे। जिस प्रकार आपने वहाँ पर विंशोत्तरी दशा पढ़ी है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ ताजिक में मुद्दा, विंशोत्तरी और योगनी, इस तरह की दशाएं हैं। 3 प्रकार की दशाएं, ज़्यादा नहीं है। दशा पढ़ेंगे और फिर हम इसके बाद एक इसमें बहुत अच्छा टूल है जिसे हम बोलते हैं सहम। सहम में कम से कम 50 सूत्र हैं। जो सूत्र जो है टाइम, जो आपका इवेंट टाइम है उसको निकालने का तरीका बताया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा संतान के बारे में, तो वो संतान कब होगी और होगी कि नहीं होगी, वो जस्ट लाइक ए केमिस्ट्री के फार्मूले के आधार पर इसमें सेम में कुछ सूत्र बने हुए हैं, और उन सूत्रों में वैल्यू करने पर उसका आंसर निकल के आता है। और लास्ट में बचता है इसमें त्रिपता का चक्र। तो ये इसका पूरा सिलेबस है ताजिक का, जो मैंने आपको सूक्ष्म रूप में बताया कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सुनने में, और उसमें ज़रूर थोड़ा डर लगता है क्योंकि इसकी भाषा अरेबिक भाषा है। लेकिन आप जैसे जैसे इसमें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमारे लिए नया है। तो अगली क्लास जब हमारी होगी तब हम ताजिक की शुरुआत और कुंडली बनाना सीखेंगे। जब तक आप इस वीक में आप लोग जो आपने कुंडली की प्रैक्टिस की थी P1 में, उस थोड़ी सी प्रैक्टिस को करके रखना, क्योंकि इसमें पहली प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है कुंडली बनाने की। तो आगे आपका अगली क्लास अलका मैडम की है, तो मैं अलका मैडम से कहूँगा कि गोचर की क्लास को प्रारंभ करें। जी सर, थैंक यू सर। जय गणपति की सब कोई। ना अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो मुझे आसानी रहेगी एक एक करके।
अब इस P2 में कौन कौन है? दिव्यांश जैन। यस मैम। हाँ, और कौन कौन है? अपना नाम बोल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं क्लास में। जय गणपति की मैम, मेरा नाम रुचि भाटिया और मैं वडोदरा से हूँ। ओके, और आगे? जय गणपति की मैम, मेरा नाम अनीता मनावत है और मैं भोपाल से हूँ। ओके, जय गणपति की मैम, मैं आरती शर्मा ग्वालियर से हूँ। ओके, और 4 लोग हो गए है ना? मैम जय गणपति की, मैं यशराज तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक, 5 और है ना आपके 7 लोग हैं, शायद गुरुजी ने बताया था। और कोई है? ये दिशा। जी मैम, मैं अनीता, मैं मेरी ही दिशा के नाम से आईडी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके, तो मैं आप लोग को दशा गोचर पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था। पहले तो ये है कि जो आपने P1 में पढ़ा है वो सारा इसमें काम आएगा, तो वो एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सा भाव के क्या कारक होते हैं, कौन से ग्रह के क्या कारकत्व हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, कितने डिग्री पे उच्च का होता है, कब अस्त होता है, ये सब आपको याद है ना आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो ट्यूसडे को अपनी क्लास होगी, तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे ये सब चीजें इसमें दशा गोचर में बहुत काम आएंगी आपके सब, कि कौन सी दशा कैसा फल देगी। ये सब अपन इनके ऊपर ही, इन सब पे ही बेस्ड रहता है कि कौन सी दशा क्या परिणाम देगी, कैसी जाएगी, कौन सी अंतरदशा कैसी जाएगी। तो ये सब अपने को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और आप लोग के दिमाग में होगा भी, तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सा ग्रह क्या क्या कारकत्व है, किस ग्रह के नक्षत्र याद कर लीजिएगा। 27 नक्षत्र हैं, उनको याद करिए, उनके देवता कौन से हैं, किस और कौन सा ग्रह स्वामी है उनके, किस नक्षत्र के कौन सा ग्रह स्वामी है। ये सब आप लोग को वैसे तो याद ही होगा, और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे अपने को जब हम आगे दशा गोचर पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएंगे अपने। तो आज अपन लोग, मैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही क्लास, मैं तो सोची थी पिछला ही सब रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन चलिए ठीक है, आगे पढ़ाती हूँ। दशा गोचर का जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि गोचर क्या है। गोचर बार बार आने वाला, बार बार मंडरा जाने वाला, बार बार मंडराने वाला। मतलब कोई ग्रह घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वो अपने लिए अपनी राशि पे क्या इफेक्ट देखते हैं। आप लोग यूट्यूब पे वगैरह पे भी देखते होंगे कि यह ग्रह का गोचर हो रहा है, इस राशि पे ये इफेक्ट आएगा, इस राशि पे ये इफेक्ट आएगा। ये सब अपन लोग इन गोचर से ही देखते हैं कि कौन सा ग्रह ने कब राशि परिवर्तन किया। तो पूरी 12 राशियों पे उस राशि ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट आएगा, ये अपन लोग गोचर से देखते हैं। तो गोचर क्या है? गोचर ये है, जैसे जब कोई भी पैदा होता है तो जो उसके प्रारब्ध होते हैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के उस कुंडली, जातक की कुंडली में यानी D1 चार्ट में आ जाता है योग के रूप में। कैसे प्रारब्ध है ये पता चलता है, योग के रूप में आ जाता है, उसमें कुंडली में दिखते हैं। जो आप लोग ने योग भी सारे पढ़े होंगे, गज केसरी योग, केमद्रुम योग, दोष, ये सब भी पढ़े होंगे P1 में, तो ये योग भी सारे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। योग तो बहुत सारे हैं, कौन सा योग किससे बनता है, कौन से ग्रह से बनता है, ये सब भी याद करने हैं आपको। तो ये क्या होता है, ये योग जो बनते, तो जब ये जो हमारे प्रारब्ध हैं, जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि जो प्रारब्ध होते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो योग जो होते हैं वो अपने प्रारब्ध का स्क्रीनशॉट आ गया अपनी कुंडली में। फिर जब वो दशाएं आती, जो दशा अपनी आती है, उसमें वो पोटली बांध के गोचर को दे दी जाती है, और वो गोचर जो होता है वो लेके जातक के पास आता है, और जैसे योग की पोटली, चाहे अच्छे हो फल, अच्छे हो फल, खराब हो, वो लेके आ जाता है। गोचर को इसीलिए कहते हैं कि 30% इफेक्टिव होता है, क्योंकि
गोचर के एक डिलीवरी बॉय है, इसको संदेश वाहक कहा जाता है। इसमें ये नहीं होता कि ये उस पोटली में अपनी तरफ से कुछ हमारे पुण्य कर्म को बढ़ा दे या हमारे पाप कम कर दे, काट दे, वो इसके पास नहीं होती ताकत। वो सिर्फ जो हमारे योग होते हैं और जब उचित दशा आने पे वो पोटली पकड़ाई जाती है और वो गोचर लेके हमारे पास आता है और उस वैसा ही हमें फल मिलता है। तो दशा और गोचर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। गोचर आ जाएगा, दशा नहीं आएगी तो घटना घटित नहीं होगी। दशा आ गई, गोचर जब मिलेगा तभी वो घटना घटित होगी, नहीं तो नहीं होती। और इसमें ये रहता है कि जैसे सारे ग्रह, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा तो 27-28 दिन में ही पूरी 12 राशियों पे भ्रमण कर लेता है। अब शनि है, शनि क्या करता है, शनि को पूरी 12 राशियों में घूमने में 30 साल लगते हैं, एक राशि में वो 2.5 साल बिताता है। तो इस तरह से इफेक्ट आता है सब ग्रहों का, लेकिन जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं गोचर में, उनका इफेक्ट अपने ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। जैसे राहु केतु और गुरु शनि, इनका इफेक्ट, क्योंकि ये ग्रह ज्यादा समय तक चलते हैं। और जो भी ये भी अपन इनका गोचर भी घटना के उस हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए जो इवेंट है उस हिसाब से अपन उस ग्रह का गोचर देखते हैं। मान लीजिए किसी को अपने को इंटरव्यू का देखना है तो अपन चंद्रमा से देख के भी बता सकते हैं। जैसे 4-8-12 में चंद्रमा अच्छा नहीं होता तो उसमें वो हम उस समय हम चंद्रमा, क्योंकि वो एक थोड़ी देर का इवेंट है, एक दिन का, आधे दिन का इवेंट है, उसमें हम देख सकते हैं चंद्रमा को। इस तरह जो हम गोचर होता है इवेंट के हिसाब से ग्रह से देखते हैं कि कौन से ग्रह से हम देखेंगे। और ये है कि आप लोग जो है पूरा पहले रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पहले का सारा इसमें अपने को पूरा देखना पड़ेगा। उसमें पूरा जो आपका P1 का कोर्स है वो सारा इसमें रिपीट होगा दशा गोचर में। उन सब से ही अपन निकालते हैं कि कैसे दशा कैसी जाएगी, क्या होगा। अब ये है, कई बार ये होता है कि अपन फिर इसमें ये रहता है कि हम गोचर किस से देखें। कई बार ये होता है लग्न से देखें, कई बार होता है चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि क्या होती है, अनीता जी आप बताइए। मैम जन्म के समय चंद्रमा जिस भी भाव में, जिस भी राशि के साथ में होता है, वही हमारी जन्म राशि होती है। चंद्र राशि होती है, हाँ। तो चंद्र राशि से अपन गोचर देखते हैं। वैसे देखते हम जन्म कुंडली लग्न से भी है, D1 चार्ट से भी देखते हैं, लेकिन चंद्र राशि से ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके कई सूत्र अपने बुक्स में दिए हुए हैं कि क्यों हमें चंद्र राशि से गोचर देखना चाहिए। चंद्र राशि से पहला ये होता है कि जब जन्म के समय हमें जो दशा मिलती है वो कैसे मिलती है कि चंद्रमा हमारा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी की दशा हमें मिलती है। तो इसीलिए चंद्र राशि से हमें गोचर देखना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो योग होते हैं कुंडली में, जिनसे पोटली तैयार होती है, वो भी क्या होते हैं, ज्यादातर योग चंद्रमा से अपन देखते हैं। तो इसीलिए भी चंद्र राशि इफेक्टिव होती है। फिर हमारा जो नववर्ष स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है नववर्ष, वो भी क्या होता है, चेत प्रतिपदा को होता है। मतलब जैसे ही चंद्रमा अमावस्या से निकलता है, चेत प्रतिपदा को होता के दिन हमारा हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है। तो इसीलिए भी चंद्रमा हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली रहता है हमारे। फिर ये रहता है जैसे हम आयु निर्णय वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी ज्यादातर चंद्र नक्षत्र से पे डिपेंड करते हैं ये सब नियम। इसीलिए भी हम गोचर चंद्र राशि से देखते हैं। ये तो सब बुक्स की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि चंद्रमा, कोई भी इवेंट होता है सबसे ज्यादा पहले हमारे मन पे उसका इफेक्ट आता है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा मन है। तो चंद्रमा से इसीलिए हम चंद्र राशि से ज्यादा इफेक्टिव रहता है गोचर देखना, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले हमारे मन पे असर आता है। अगर कोई अच्छी है तो हमारा मन प्रफुल्लित होगा, कोई खराब घटना घटी, अशुभ घटना घटी है तो वो हमारा मन परेशान होगा। उसके बाद लग्न क्या है, हमारा शरीर है, तन भाव है, उसके बाद हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है। इसीलिए भी गोचर हमें चंद्र राशि से देखना चाहिए। लेकिन
ये है कि लग्न से भी उसको लगा लेना चाहिए कि इवेंट अगर चंद्र राशि से कोई इवेंट हुआ है, चंद्र राशि से नहीं निकल रहा, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि वो किसी किसी की चंद्र कुंडली बहुत कमजोर होती है, चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, तो उससे अपन उसमें इवेंट में हम लग्न कुंडली को भी से भी देख लेते हैं, शामिल कर लेते हैं कि गोचर हम लग्न कुंडली से भी देखें। इस तरह हम गोचर देखते हैं। फिर उसके बाद दशाएं आती हैं। दशा 42 तरह की दशाएं बताई गई हैं, जिसमें सबसे अधिक जो अपन जो लगाते हैं, जो महत्वपूर्ण है, वो है विंशोत्तरी दशा। तो विंशोत्तरी दशा जो हमारे हमको 120 साल आयु निर्धारित की गई है प्रत्येक प्राणी को कि, और वो दशा विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है। उसमें पूरे 9 ग्रहों को फिक्स कर दिए हैं वर्ष कि हाँ इतने इतने इस ग्रह की इतने वर्ष की दशा होगी, उसमें अपन कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले केतु की दशा होती है। केतु की दशा 7 वर्ष की होती है। शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है और सूर्य की 6 वर्ष की होती है। चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है। मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है। राहु की 18 वर्ष की, गुरु की 16 और शनि की 19 और बुध की 17। ऐसे ये क्रम है विंशोत्तरी दशा देखने का। जो तो ये क्या होता है, जब जब किसी का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस जातक को वो दशा सबसे पहले मिलती है और उसके बाद में इस सीक्वेंस से दशाएं चलती रहती हैं। यानी कि जन्म नक्षत्र से जो चंद्रमा जिसमें है वो जन्म नक्षत्र कहलाता है, उससे हम विंशोत्तरी दशा काउंट करते हैं। और उसके बाद में विंशोत्तरी दशा में अंतरदशा आती है, वो भी इसी सीक्वेंस में चलती है। प्रत्येक ग्रह की महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, ऐसे करके 5 तरह की दशाएं देखते हैं, प्राण सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। इस तरह हम देखते 5 तरह की दशाएं चलती हैं। हम इवेंट के हिसाब से दशा देखते हैं कि हमारा इवेंट कितने दिन का है और हमें कौन सी दशा देखनी है। महादशा से ज्यादा अंतरदशा बहुत इफेक्टिव होती है। अपन ये कभी नहीं कह सकते कि जैसे कई लोग आते हैं कि हमारी शनि की दशा चल रही है, लेकिन शनि की 19 साल की दशा है, वो पूरी खराब नहीं जाएगी। उसमें जो अंतरदशा आएंगी वो शुभ या अशुभ परिणाम हमें देंगी, अपने जैसी स्थिति हमारी कुंडली में ग्रहों की है उस हिसाब से। ठीक है। अब ये है कि आप लोग, जब मैं पूछूंगी क्वेश्चन तो आप लोग बोलिएगा भी, ऐसे चुप चुप नहीं बैठिएगा, सब लोग जवाब दीजिएगा, जिससे पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से अपन दशा देखते हैं, महादशा, महादशा फिर उसके बाद अंतरदशा देखते हैं। ये सब इनके, और फिर इन सब के नियम है जो आप लोग ने काफी कुछ पढ़े हैं, उन्हीं को लगाना है। जैसे ग्रह की अवस्थाएं होती हैं, वो भी आप लोग ने पढ़े हैं। ये क्या नाम बताया था आपने, VS? आरती शर्मा। अच्छा, आरती शर्मा है, हाँ जी। आप लोग अपने अपने नाम से कर लेना, जिससे मैं पूछूंगी क्वेश्चन तो मुझे नाम लेने में आसानी रहेगी। ये अपन ने देखा चंद्र राशि से गोचर देखा। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जब चौथे भाव में आता है या 8वें भाव में आता है या 12वें भाव में आता है, द्वादश भाव में आता है, तो वो क्या करता है, मन में क्लेश आ जाता है। जब 8वें भाव में होता है उसको चंद्राष्टम कहते हैं। आप लोग ये नोट करिएगा, अपनी आपकी राशि से जब अष्टम भाव में आएगा चंद्रमा, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन उस दिन मन परेशान सा हो जाएगा। ये सबसे पहले गोचर पढ़ने से पहले ये आप लोग नोट करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोग को लगेगा कि हाँ, गोचर हमारे जीवन पे इफेक्ट डालता है। क्योंकि चंद्रमा ही अपन सबसे पहले देखते सीख सकते हैं कि जैसे ही देखेंगे, पहले तो ये है कि रोज अपन गोचर देखेंगे कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, कौन सा ग्रह इस समय किस राशि में गोचर कर रहा है। आप लोग को पता है इस समय सूर्य कौन सी राशि में है? आरती जी बताइए।
मकर राशि में। मकर संक्रांत कब है? 14 तारीख से है। तो मकर में तो 14 को जाएगा, है ना? हाँ। तो 1 महीना एक राशि में रहता है। रुचि जी आप बताइए, इस समय सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है? मैम अभी कुंभ में है पीछे। कुंभ में कैसे चलेगा? अभी मकर में मकर संक्रांति आएगी 14 तारीख को। और हाँ तो उससे हाँ पीछे। दिव्यांश आप बताइए। हम धनु राशि में चल रहा है, हाँ सैजिटेरियस। वेरी गुड, धनु राशि में चल रहा है। धनु से मकर में जाएगा 14 तारीख को। जो प्रत्येक महीने में संक्रांति होती है, सूर्य संक्रांति, उस समय सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। तो अभी धनु में है, अब 14 तारीख को वो मकर में चले जाएंगे। बुध कौन सी राशि में चल रहे हैं? आप लोग गोचर देखते हैं? यस मैम। हाँ बुध बताइए। मैम बुध मकर राशि में है अभी। बुध मकर राशि में है, ठीक है। ये यशराज जी कौन, किसने बोला? मैम यशराज मैंने ही आपने? बोला, यस अच्छा जी। ठीक है। दिव्यांश आप बताइए, शुक्र कौन सी राशि में? इसका मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है शुक्र की राशि का। अच्छा ठीक है, ये अपन यही तो सब पढ़ेंगे, है ना? चलिए आप बताइए यशराज जी, आप बताइए, आपको पता है? मैम धनु राशि में ही है, सूर्य के धनु साथ में राशि में। युति बनी हुई है हाँ अभी अच्छा शुक्र अच्छा, की। आप देखते हैं गोचर? जी मैम, मैं रोज देखता हूँ। अच्छा आप रोज देखते हैं, वेरी गुड, ये जी। तो बहुत अच्छी आदत है। चलिए ठीक है। तो ये आप लोग भी, सब लोग गोचर देखने की आदत डाल दीजिए। गुरुजी डालते हैं उसमें, चंद्रमा तो रहता ही है, नक्षत्र भी रहता ही है, तो बाकी और सब भी आप लोग देखने की, सारे ग्रह और कब राशि परिवर्तन करेंगे ये आ जाता है, तो उससे देखेंगे अपन। ये सब आगे सब अपने काम आएंगे कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो कैसे किस राशि पे कैसे इफेक्ट आता है, ये अपन देखेंगे। इसमें सब आगे चल के कौन सी दशा हमारे जीवन पे क्या असर लाएगी, कुंडली से कैसे, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इन सब को देखते हुए अपन दशा और गोचर को कनेक्ट करेंगे। सप्तशलाका है, वेद, वाम वेद, ये सब इस हमारा कोर्स है दशा को, और जो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग क्लास में जवाब देंगे, मतलब बताते रहेंगे कि जो जो मैं दे रही हूँ उसको करके लाएंगे। कोर्स, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और जब आप लोग अपने कुंडलियों पे लगाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट भी आते हैं। ठीक है, अब आप लोग को किसी का कुछ पूछना है तो बताइए। किसी का कोई मैम मेनली क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन था कि जैसा आपने बताया मैम कि गोचर को हम जन्म राशि से यानी चंद्र राशि से देखते हैं। हाँ जी। मैम बहुत सी जगह लोग लग्न से बताते हैं, तो हाँ कहीं ना कहीं लग्न का प्रभाव भी देखने में आ जाता है गोचर में। हाँ, तो मैंने यही तो बोला, मैंने जी आपको लेकिन चंद्र राशि हाँ से देखने के रीजन बताए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैंने ये बताया कि यहाँ तक कि सूर्य से भी, सूर्य राशि से भी देखते हैं गोचर। हाँ फॉरेन में, वेस्टर्न में ये सूर्य, अब आप लोग देखेंगे अपनी जो कई बार ये जो पेपर में वगैरह ये जो आती है कि इतने से इतने में, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक पैदा हुए तो ये राशि है, तो ये तो सूर्य राशि रहती है ना? जी। और मैम मेरा उसी की, क्वेश्चन ये था मेनली हाँ कि जी, जैसे आपने बताया ना कि कोई भी घटना तभी घटित होती है जब महादशा में अंतरदशा, उस मतलब जो भी हम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं हाँ वही जी, हाँ जी, परिस्थिति जब गोचर में बने, तो गोचर में। एक तो दशा में और चंद्र राशि से मान लीजिए कि बन रही है बट लग्न से नहीं बन रही, तो क्या हम ये कोई, कहेंगे कि उसकी हाँ, संभावनाएं कम हैं, ऐसा रहेगा क्या? नहीं 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 नहीं, है, पूरी संभावना है। अच्छा, पूरी अगर संभावना। चंद्र राशि से बन गई और दशा हाँ में भी बन गई, बिल्कुल वो तो है कि 90% है, बाकी 10% तो ईश्वर के हाथ में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल वो घटना घटित होगी, जी बिल्कुल होगी, उसमें ये नहीं है। उस कभी कभी, या फिर ये देख लेते हैं कि किसी का एक इवेंट अगर अपन ने लग्न राशि से देखा है, तो कई बार फिर वो ज्यादातर इवेंट लग्न से ही घटित होते रहते हैं। घटित उसमें ये होते हैं। रहता है चंद्रमा बहुत कमजोर होगा। लेकिन ये हम्म। आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं चंद्र राशि से देखती हूँ और ठीक ही निकलते हैं भगवान की दया से, जो मैं लगाती हूँ गोचर।
तो ये आप लोग भी जब लगाएंगे, सबसे पहले तो आप चंद्रमा लगाना देखिए कि चंद्रमा लगाइए और फिर मुझे बताइए कि चंद्रमा अगर 4, 8, 12 में आता है, 8वें भाव में चंद्रमा आता है, कुछ चेंज नहीं होता अपनी लाइफ में, सब वैसा ही चल रहा होता है, लेकिन मन एकदम बुझा बुझा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन का कारक है ना? तो इसीलिए मन से परेशान हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोई परेशानी आती है, लेकिन मन परेशान हो जाता है। ठीक है, और कुछ किसी को और कुछ पूछना है? नेक्स्ट टाइम मैं महादशा ये गोचर का ही आगे पढ़ाऊंगी, गोचर के नियम, कौन किस किस भाव में कौन सा ग्रह शुभ होता है, किस भाव में कौन सा ग्रह अशुभ होता है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, और ये जो पहले योग वगैरह ये सब पढ़े हैं आपने, ये भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आप लोग को ये तो पता ही होगा ना। दिव्यांश बताइए, आप सूर्य कौन सी राशि में उच्च का होता है? मैम मेष राशि 10 डिग्री तक। मेष राशि, और क्या बोला? 10 डिग्री तक। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसे ये तो सब आप लोग को याद है, बहुत P1 में बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, अच्छे से पढ़ाई की है सबने, है ना। और शुक्र, आरती जी आप बताइए, शुक्र किस राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है? मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का। हाँ बस चलिए, बस वही मुझे देखना था कि आप लोग को पिछला सब याद है ना, कि और ये अवस्थाएं जो पढ़ी होंगी कि सम विषम में कब अस्त होता है, कितने डिग्री पे सूर्य से दूरी में अस्त हो जाता है, ये सब भी आप लोग को याद होना चाहिए ना। और योग है वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिए कि योग कौन कौन से होते हैं, कुंडली में अपन ने जो पढ़े हैं योग, ये सब आप रिवाइज करिए। उसके बाद अपन लोग इसमें कौन सा ग्रह कौन से भाव में शुभ होता है, कौन से भाव में अशुभ होता है, ये अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और दशा के तो मैंने बता ही दिया आपको कौन कितने कितने, ये आप लोग लिख लीजिए या याद, ये कहीं मिल जाए बुक में तो याद कर लीजिएगा कि कौन से ग्रह की दशा कितने साल की होती है। ठीक है, गुरुजी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, जय गणपति की। अब आप कुछ नहीं कह रही तो फिर मैंने कहा मैं ही कह दूं। हाँ तो बोलिए आप। जय गणपति। नहीं, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं, इसीलिए मैं चुप हो गई। नहीं, आपने कहा कि अब अगली बार पढ़ेंगे, तो इसका मतलब मेरा क्या, मुझे लगा कि आपका पूरा हो गया। आप ठीक है। जय गणपति की। तो आपने ताजिक के बारे में भी थोड़ा सा पता किया। अभी मैंने आपको जन्मपत्री के शुभ क्षेत्रण के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से आप कुंडली को देखेंगे और उसको कैसे देखना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे मुहूर्त शास्त्र की। मुहूर्त के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी पंचांग की। पंचांग किसे कहते हैं? जैसा कि अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और बार, इन पांचों से मिलकर पंचांग बनता है। लेकिन इन पांचों का प्रयोग कैसे करना है और इन सबका हमारे मुहूर्त शास्त्र में क्या महत्व है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसा आपके सामने देखो स्लाइड शो हो रही है, तो तिथि क्या है? तिथि किसी मुहूर्त का शरीर है, लेकिन शरीर तो बिना आत्मा के, बिना मन के मिट्टी के समान होता है। अर्थात तिथि का जब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक कि उसके अंदर चंद्रमा का शुभ गोचर अर्थात नक्षत्र शुभ न हो, और उसके अंतर्गत भी जब मुहूर्त निकालेंगे तो लग्न, यानी उस मुहूर्त की जो आत्मा होगी वो लग्न होगी। तो जब भी आप किसी तिथि में किसी मुहूर्त को निकालने जा रहे हैं, या अमुक तिथि में हमें ये कार्य करना है, तो तिथि तो एक आपका ढांचा तैयार हो गया, शरीर हो गया। वो
लेकिन उसमें आपको नक्षत्र को देखना पड़ेगा, शुभ नक्षत्र शुभ चंद्रमा मिल रहा है कि नहीं, और उसके अंतर्गत वह लग्न कौन सी है जो शुभ है, जिसमें वह कार्य किया जाए। देखिए, आप प्रवीण वन में ये बात पढ़ चुके हैं, कुछ लग्नें दिन में अंधी होती हैं और कुछ रात में, कुछ पंगु होती हैं अर्थात लंगड़ी होती है, कुछ मूक होती है अर्थात गूंगी होती है, कुछ बधिर होती हैं अर्थात बहरी होती हैं। काल के साथ, हमेशा नहीं, किसी जैसे संध्या के समय, सुबह के समय, दिन में, रात में, ये सब आपको चार्ट अपने साथ रखना पड़ेगा। याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो एक आपको एक चार्ट बद्ध करके अपने पास उसे रखना पड़ेगा कि सिंह लग्न दिन में अंधी होती है या रात में। कोई बताएगा, सिंह लग्न दिन में अंधी होती है या रात में? रात में। रात में। नहीं, सिंह लग्न गुरुजी दिन में होती है, दिन में। जी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल, दिन में अंधी होती है। और इसीलिए सिंह लग्न में यदि कोई पूजा करनी हो तो रात में की जाए, या कोई उसके अंदर प्रयोजन सिद्ध करना हो तो रात में किया जाए। अगर वो दिन में अंधी है और सिंह लग्न में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो गड्ढे में गिरने की संभावना ज्यादा है। जैसे किसी अंधे व्यक्ति से किसी कार्य को करवाएंगे, कार्य तो वो कर देगा, लेकिन वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये उसे नहीं मालूम। उसे आपने कह दिया ऐसे सीधे सीधे चले जाओ, वो सीधे सीधे चला जाएगा। तो ऐसे ही मूक, बधिर आदि, तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा लग्न का दूसरा रूप, राशियां कितने प्रकृति होती है राशियों की? चर, चर के साथ बताइए, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। द्विस्वभाव। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर राशियां कौन सी है? गुरुजी मेष, तुला, कर्क, मकर। बिल्कुल, 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं। और द्विस्वभाव राशियां? वृश्चिक, 3, 6, 9, 12 बिल्कुल द्विस्वभाव राशियां हैं। और बाकी 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि है। तो हमें चर राशियों में कौन से काम करने चाहिए और स्थिर राशियों में कौन से कार्य करने चाहिए और द्विस्वभाव राशियों में कौन से कार्य करना चाहिए, ये भी मुहूर्त का ही विषय है। जब हम ज्योतिष में जन्मपत्री में फलादेश देख रहे थे तब हमारा विषय ये आ रहा था कि जातक एक्टिव होगा या स्थिर होगा यानी अनएक्टिव होगा, एक जगह बैठ करके ज्यादा काम करता होगा, मोटा होगा, स्थूल होगा। क्योंकि जो एक्टिव होगा, जो चर होगा, चर प्रकृति का होगा, उसके स्थूल होने की संभावना कम है, और जो स्थिर प्रकृति का होगा उसके स्थूल होने की संभावना ज्यादा है। और जो द्विस्वभाव प्रकृति का होगा, चलेगा भी और बैठेगा भी, उसके वो सम होगा। यही मुहूर्त में भी देखना है कि हमें क्या करना है। अब बताइए, आपको गाड़ी खरीदनी हो तो आप चर लग्न का प्रयोग करेंगे या स्थिर लग्न का प्रयोग करेंगे या द्विस्वभाव लग्न का? गुरुजी चर का करेंगे ना, चलना। हाँ, गाड़ी, मशीनरी, कंप्यूटर, क्योंकि इनको हमेशा निरंतर चलाना है। जो चीज चलती रहे उसमें हमें चर का प्रयोग करना होगा। अब जब आप गृह प्रवेश करेंगे या शिलान्यास, भूमि पूजन करेंगे, तब कौन सी लग्न का प्रयोग करेंगे? चर का, स्थिर का या द्विस्वभाव का? गुरुजी स्थिर का करेंगे। बहुत बढ़िया, स्थिर लग्न का करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं उस मकान में जाकर के हम बहुत समय तक स्थिर होकर के रह सकें। उसकी नींव रखने का तात्पर्य यह है कि वह बहुत समय तक स्थिर रहे, टिका रहे। तो ये जो छोटी छोटे टूल्स हैं कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव, और कुछ काम ऐसे भी होंगे जो द्विस्वभाव होंगे। जैसे मेला लगाना है, मेले में दुकान लगाना है, तो उसमें चर और द्विस्वभाव दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। वो स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो द्विस्वभाव लग्न इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें वहां पर महीने 2 महीने दुकान लगेगी, उसके बाद वहां से जाना है।
और फिर दूसरी जगह लगाना है तो वहां पर दुष्भाव लग्न का प्रयोग होता है कि हम यहाँ पर चर मतलब चर भी नहीं लेंगे कि मालूम पड़ा यहाँ से फटाफट जाना पड़ जाए, 10 दिन बाद ही वो कहने भैया कोरोना आ गया मेला हटाओ। और ऐसा भी नहीं कि मालूम पड़ा कि अब यहीं पे जम गए, क्योंकि हम तो मेले वाले हैं, है ना। मेले पे मुझे गाना याद आ गया, हम सब भी मेले में हैं। कौन से गाना है? मेला दिलों का ऐसा कुछ क्या है वो, किसी को मालूम है क्या? अरे मेला पिक्चर का गाना है ना कोई, किसी को नहीं आता? अरे भाई कोई गाने वाने गाया करो यार, किसी को मालूम है? नहीं, चलो यहाँ पर तो सब बिना सॉन्ग वाले लोग। अच्छा, मेला पिक्चर का वो गाना सुन लेना, उसका एक ही कहना है कि जिंदगी हमारी एक मेले के समान है। इस मेले में हम आए हैं, जब तक यहाँ पर ठिकाना दिया हुआ है तब तक हमारी दुकान हम चला रहे हैं, और फिर अगले जन्म में फिर किसी और मेले में हम मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को? मुहूर्त। अब मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त क्या होता है? आरती पड़ेगी, वह समय अवधि। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो जी जी सर, जी सर। हाँ बोलो। तिथि नक्षत्र वार तिथि संबंधी शुद्धि तिथि। नहीं, आपको मुहूर्त पढ़ना है। मुहूर्त वह समय अवधि है जो किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से तिथि, बार, नक्षत्र, करण, योग, लगन, गोचर इत्यादि मापदंडों के आधार पर शुभ एवं उपयुक्त हो। मुहूर्त शास्त्र। बस इतना। मुहूर्त माने मुहूर, जो बार बार हमारे को शुभता का संकेत दे, अच्छी बातों को बार बार कराए और खराब बातों को बार बार नहीं कराए। और ज्यादातर मुहूर्त हम सफलता की प्राप्ति के उद्देश्य से ही ढूंढते हैं। तो उसमें क्या क्या देखते हैं? तिथि, बार, नक्षत्र, करण, योग, लग्न, और जैसा कि अभी अलका जी बता रही थी गोचर। ये सब इनके मापदंड उस मुहूर्त में लगा करके उस मुहूर्त की शुद्धि होती है। दूसरा पैरा पढ़ो। मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की वह शाखा है जिसमें उस समय अवधि के निर्धारण के प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जो किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से पंचांग, गोचर इत्यादि मापदंडों के आधार पर सर्वाधिक शुभ एवं उपयुक्त हो। बिल्कुल। तो मुहूर्त की जो दो परिभाषा है वो आपके सामने ये है। अब आपको करना क्या है, देखिए अगली क्लास हमारी मुहूर्त की जो होगी उससे पहले आपको तिथियों के स्वामी आता है। तो आपके पास तिथियों के स्वामी मेरे ख्याल से अभी तो पुस्तकें नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको, है ना। और नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं, तो नक्षत्रों के स्वामी होते याद करना है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है, कोई बताएगा? गुरुजी शनि नहीं है यहाँ पर। गुरुजी गुरु। हाँ, गुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर हमारा वो नहीं चलेगा जो हमारी कुंडली में चल रहा था, हमारा यहाँ पर वो चलेगा जो एक्चुअल में है। बृहस्पति जो है वो पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं, और इसीलिए पुष्य नक्षत्र को महत्व गुरुवार को दिया गया। गुरु पुष्य का बड़ा महत्व होता है। तो अब गुरु पुष्य का महत्व है। अब लोग कहते नहीं पुष्य नक्षत्र तो उसका तो स्वामी शनि है, वो विंशोत्तरी दशा का रूल है। दशाओं में तो रूल बदल जाएंगे, विंशोत्तरी में अलग हो जाएंगे, अष्टोत्तरी में अलग हो जाएंगे, योगिनी में अलग हो जाएंगे, और भी जो दशाएं हैं अभी मैडम आपको बताएंगी, 44 प्रकार की दशाएं बताएंगी, तो उनमें सब में रूल बदल जाएंगे। यहाँ पर केवल नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों के जो देवता है, निर्णय सागर पंचांग में आपको मिल जाएंगे, वैसे मैं आपको भेज दूंगा अभी, और तिथियों के जो
देवता है। जैसे प्रतिपदा तिथि के जो देवता है वो अग्नि है, द्वितीया तिथि के जो है वो ब्रह्मा है, तृतीया तिथि की जो है वो गौरी है।